और जिस तरीके से वो दोबारा धूल उड़ा रहे हैं हवा में, ये बताने के लिए कि शायद बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके सामने वो मंदरजात रखे जाएं, वो हकाइक रखे जाएं। अब क्योंकि ये फैसले आ गए हैं तो ये फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, इन पे बात हो सकती है। लेकिन ये बात मैं बहुत वाज़ेह कर दूं शुरू में ही कि हमारी पार्टी, हमारे लीडर और मैं ज़ाती तौर पे भी, हम तमाम अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और कानून के मुताबिक किसी फ़ैसले पर कभी भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंदरजात सामने रखने की एक काविश है, जो इन पे केसेस हैं और हकाइक हैं वो सामने रखने की, जो नैब का ऑलरेडी फाइल्ड रेफरेंस है वो हैं। किसी तरह से भी किसी फैसले पे असरअंदाज होने की जसारत हम नहीं कर सकते, क्योंकि आला अदालतों का भी एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का भी एहतराम करते हैं और ये भी समझते हैं कि फैसले अदालतों ने करने हैं और ना हम उन फैसले होने से पहले राय दे सकते हैं, ना उन फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अब मैं आता हूं, जो एक आपके सामने रात डिटेल्ड ऑर्डर आया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस डोगर साहब, ऑनरेबल जस्टिस गुराल, उन दोनों के फैसले आपके सामने आए, जिसमें गुराल साहब ने एक सेंटेंस लिखा है जो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि ये जो फैसला है आज नून लीग, ये मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि अदरवाइज तो अदालतों की बातें अदालतों में होनी चाहिए, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने एक स्टेटमेंट दी और फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तो इनकी ये जो तशवीश और इनकी तशवीशनाक हालत है, इस पर आवाम को आगाह करना बड़ा ज़रूरी था कि अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मोअज़्ज़िज़ जजेस ने अदालत में फैसला सुनाया और बाद में शायद ये रंग देने की ये कोशिश कर रहे हैं एलिजिडली, कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वहां पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे और जो वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको पता है कि ये फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। और ये जस्टिस गुराल की जो जजमेंट है उसके पहले पेज पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वो अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था, तो फिर ये म्यूचुअल फैसला कैसे सुना दिया गया, ये जज साहब यहां फरमा रहे हैं अपने केस के पहले पेज पे। तो पहले ये बात क्लियर कर ली जाए कि जो बेल का फैसला था, जो 2 टेलीविजन मनपसंद जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलाए जाते हैं, उन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे और बेल की खबर ब्रेक कर दी थी उन्होंने। उसके साथ साथ इनकी एक एमएनए है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। तो बेल की इतनी जल्दी क्या थी भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस ऑर्डर में एक बात और सामने आई है, माजरत करता हूं, ऑर्डर में नहीं, इस जो सारी एपिसोड हुई, इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने छुपाया हुआ था, एक चीज नहीं बताई थी जो आप सबको पता चलेगा, और वो फाइनेंशियल साइड नहीं थी, वो उनकी काबिलियत थी। और वो इस सारी एपिसोड में वो भी सामने आई है काबिलियत कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं, वो है मियां बीवी बच्चों समेत। जो कुछ लुटिया है मियां बीवी बच्चों समेत लुटिया है, डिग्री इन्हां दे कोल। वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये जो हमें बताया जाता है ना, ये अमीर टब्बर सी, मैनू आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन। जो कुछ इन्होंने आप मन्निया जाके उठे, आज मैं आपके सामने रखता हूं ये रईस टब्बर के हालात थे क्या और आज क्या है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये जो MBBS की डिग्री है ये इन्होंने कितने सालों में और कब ली। सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं
वो 1990 में एमएनए बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे 1990 में, शहबाज शरीफ के पास, बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की थी एमबीबीएस की डिग्री। अब वो जो एमबीबीएस की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बढ़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनांस वाले एक बंदे ਨੂੰ सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया, 73,280 लाख। रोज का लाख रुपया भी शहबाज शरीफ साहब खर्चन ते 73,000 दिन चाहिए ने। इन्नी उम्र तो नहीं वैसे लिखवा के ले आए हो शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है इन्नी होवे तुहाडी। 365 दिनों का एक साल होंदा है, ते ये 73,000 तो कोई मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने लाख बंदे होणगे तो उन्होंने उम्र बनती है। ये कित्थे लैके जाना जी इन्ना पैसा? सो ये जो इन्होंने 73,280 ये लाख है, ये 7.3 अरब है जो 10 सालों में बना है। और पहले 21 लाख तो 1.5 करोड़। इन्हें 10 सालों किहड़ा काम किया है तुसी? और वो फैसले के मंदरजात यहां सामने है कि कोई ऐसा नोटिसेबल काम नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि इनके पास इनकम कहां है। अब जैसा मैंने कहा कि ये मियां बीवी बच्चों समेत हैं, तो हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हैं 2001 में। और ये जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ है। ठीक है जी, ये आप बढ़ोतरी अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शानदार बात है, अब्बा जी के अकाउंट के डायरेक्ट टीटी नहीं लगती। जो माल पानी पकड़ा जा रहा था पंजाब हुकूमत में, वो अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती थी, बेटे के अकाउंट में आती थी। ये जो 53-54 करोड़ है, इसमें जो 181 मिलियन है, जो तकरीबन एक बड़ी रकम बनती है, वो 23 फ्रॉडुलेंट टीटीज के साथ आई हैं, फिक्टिशियस फेक टीटीज 23 टीटीज फ्रॉडुलेंट लगी हैं, तो ये पैसा आया है। अब आगे चलते हैं। सलमान शहबाज जो इनके खानदान के सबसे इंटेलिजेंट है, जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना जानते हैं कि कैसे होता है, वो भी 21 लाख के अंदर ही थे 1990 में। फिर 1998 में वो भी 1 करोड़ 80 लाख के अंदर। ये जो मैंने आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बताया है शहबाज शरीफ साहब का 1997-98 में, ये इनके पूरे खानदान का था। अब उनकी हालत क्या है? 2018 में जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 2,259 मिलियन के हैं। तकरीबन ये 2.2 अरब रुपया बनता है। ये तकरीबन 22,000 लाख रुपए बनते हैं।
इसमें 150 फेक टीटीज लगी हुई हैं। कितनी जी? ये 1.6 अरब इसमें फ्रॉड का पैसा है। 2.2 में से 1.6 वो फ्रॉड का पैसा है जो फेक टीटीज क्या है? मुश्ताक चीनी, वो पापड़ वाला, वो सारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं इनसे, जिनका कोई जरिया माश नहीं कि उन्होंने इतने पैसे कहां से कमाए, वो है। हमारी राबिया बहन है, राबिया इमरान हमारी बहन है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह है। अफसोस होता है जब ये लोग खवातीन को ऐसे क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमारी बहनों का, जो हमारी बहनों की तरह हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उनके नाम मीडिया में, उनके नाम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें आते हैं। ये आपके सामने मैं नहीं कह रहा, ये हमारी माँ, हमारी बहन नुसरत शहबाज साहबा, उनका नाम भी यहां आया, राबिया इमरान साहबा, उनका नाम भी यहां आया। हमारे लिए तकलीफ की बात है, हमारी बहनें हैं वो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्राइम करने के लिए। उनके नाम पे भी 10 टीटीज लगवाई इन्होंने, जो फेक हैं, जो गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं आगे। जो हमारी वालिदा की तरह है, हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह है, नुसरत शहबाज साहबा, उन्होंने एक तो गिफ्ट दिया शहबाज शरीफ साहब को 7 मिलियन का, टोटल 299 मिलियन उन्होंने अपने अकाउंट्स में दिखाए, तकरीबन 30 करोड़ उन्होंने अपने एसेट्स दिखाए। उन एसेट्स में से 147 मिलियन, तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपया 26 जाली टीटीज के साथ ट्रांसफर किया गया उनको भी। यह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार कहते हैं, माओ बहनों बेटियों की ये बात करते हैं, हमारी सकाफत में नहीं है। इनसे सवाल पूछना चाहिए, ये सकाफत में है? आप और मैंने भी कोई गलत काम किया होगा, जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर रखें, खवातीन को उसमें इन्वॉल्व ना करें। 26 जाली टीटीज इन्होंने लगवाई। हमारी वालिदा की तरह है, हमारे लिए मोहतरम है नुसरत शहबाज साहबा। 2 प्लॉट उन पैसों से खरीदे गए मॉडल टाउन में, और उनमें से एक प्लॉट जो है उस पे 500 मिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसले के मदरजात हैं जो नैब के और प्रोसिक्यूटर के प्रोवाइडेड रिकॉर्ड पे है। ये 500 मिलियन तकरीबन जो है वो लगाए गए, पब्लिक की मनी जो है वो लगाई गई उस घर के ऊपर जो खरीदी गई। ये फैसले में लिखा हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर, आपका पैसा, टैक्स का पैसा, वही घर जो फ्रॉड के पैसों से खरीदा गया, उस घर पे फिर पब्लिक मनी लगाई गई सिक्योरिटी के लिए, दूसरी चीजों के लिए वो पैसा लगाया गया उसको, क्योंकि कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप ये देखें कि एक इन्होंने इसमें जो बिजनेसेस दिखाए, वो एक बिजनेस दिखाया एग्रीकल्चर लैंड, और ये इन्होंने दिखाया कि इन्हें जो कमाई हुई वो 78 मिलियन की हुई। जब तमाम तहकीक की गई नैब के मुताबिक और देखा गया कि उतनी जमीन, उतनी फसल से कितनी कमाई हो सकती है, तो मैक्सिमम 13 मिलियन की कमाई निकली। अब मुझे समझ आई कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जिम्मेदार इंडस्ट्रियल कारोबारी लोग हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर एग्रीकल्चर में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि 78 मिलियन की, मैं तमाम को नहीं कह रहा, दोबारा कह रहा हूं, चंद ऐसे लोग 78 मिलियन, क्योंकि एग्रीकल्चर का कौन सा कोई हिसाब है, कोई टैक्स है, जितना मर्जी पा दो। आम किसान को गन्ने के खेत में से 2 या 3 लाख होता, आप कहें सानू 10 लाख बचे है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्लैक मनी वाइट करो थे जाके। सो जो हिसाब लगाया गया उससे पता चला कि ये मैक्सिमम 13 मिलियन हो सकती थी, तो 68 मिलियन वहां पर भी चोरी करने की कोशिश की गई। मैं नहीं कह रहा, फिर आपके सामने है। अब एक प्ली इस पूरे के पूरे सिस्टम में यह लेने की कोशिश की गई कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो उनको बेल दी जाए, और उसके लिए बहुत जल्दी है। ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ये फैसले के मंदरजात में बड़ा वाज़े शामिल है कि उन्हें 24 घंटे जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं हेल्थ की। जब डॉक्टर की जरूरत पड़े, जिस मेडिसिन की जरूरत पड़े, जिस टेस्ट की जरूरत पड़े, उन्हें उसी टाइम उसको मुहैया किया जाता है।
आज से चंद महीने पहले पूरे डॉक्टर्स की टीम आई जिन्होंने इन्हें मुआयना किया, इनके अपने प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो ये लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जिसे ए क्लास कहते थे अब बेटर कैटेगरी कहते हैं, वो इनके पास फैसिलिटी है। और अगर उम्र की बात करें तो ये मैंने डाटा निकलवाया आप सबको मैं इसकी कॉपी भी दे देता हूं। ये डाटा पंजाब, मैं सिर्फ पंजाब के जेल खाना जात का डाटा निकलवाया। जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं, इंतहाई ज़ईफ लोग, जो शायद अल्लाह लंबी जिंदगी दे शहबाज शरीफ साहब को, इनसे भी ज़ईफ है, जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं, वो 1103 है इस टाइम पंजाब की जेलों में। और मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं, लेकिन आप सबको याद होगा, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये कोविड में जब एक मुअज़्ज़ज़ अदालत में फैसला हुआ था हाई कोर्ट के किसी ब्रांच में कि जो लोग हैं सारे बूढ़े, उनको छोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला टर्न डाउन किया था कि आइन का इतलाक जरूरी है। आर्टिकल 5 अगर आइन का देखें तो उसमें हर शहरी ने कानून का एहतराम करना है, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पहले एहतराम करना है, फिर आपने राइट्स क्लेम करने हैं। और जब आप वो एहतराम नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगता है। तो मेरी इल्तजा नून लीग से ये है कि अगर आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मसला है तो बराए मेहरबानी फिर इनका भी कुछ कीजिए। ये जो 1107 लोग हैं, 1103 लोग हैं माजरत के साथ, इनका क्या कसूर है? ये आज के दिन का डाटा दे रहा हूं ताजा आपको। इनकी भी बेल करवाएं, या ये कोई बेचारे अछूत हैं कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है और आपको दूसरे को नहीं। तो आपके सामने जो मैं चीजें रखना चाहता था वो यही था कि बेल देना ना देना अदालत का फैसला है। जो भी आगे फैसला देगी अदालत, हम एहतराम करेंगे। रेफरी जज के पास भेज दिया गया अदालत, लेकिन बराए मेहरबानी लोगों को गलत बातें मत बताएं, इसको ट्विस्ट करके मत बताएं, धूल मत झोंकें। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक फैसले में जब आप हमजा शहबाज की बेल लेते हैं तो इसी फैसले के मंदरजात में ये लिखा हुआ है कि आप उस टाइम ये क्लेम करते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, मेन अक्यूज शहबाज शरीफ हैं, तो हमजा शहबाज को छोड़ दिया जाए क्योंकि मेन अक्यूज अंदर है अभी। जैसे ही हमजा शहबाज बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उससे अपोजिट आप क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इंडिपेंडेंट है सबसे, बाकियों का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि दौलत में इजाफा हमजा शहबाज के हुआ ना, तो वहां वो डिपेंडेंट है क्योंकि हमजा को बेल मिल रही है। वो आर्गुमेंट्स हमें सूट करता है। और इस जगह पे हमें आर्गुमेंट कौन सा सूट करता है कि नहीं जी वो तो शहबाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंट है, उनसे वो आकल बालग हैं। उधर वो डिपेंडेंट है, इधर वो आकल बालग है। इस केस में तो वो शहबाज शरीफ साहब को दी जाए, पैसे तो उनके बड़े, वो जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। और दूसरा बड़े शौक से कहा जाता है, ये भी एक क्लेम दिया जाता है और बार बार यहां पर बताया जाता है कि टैक्स रिटर्न में ये फाइल है, ये टैक्स के रिकॉर्ड में बता दिया गया है। टैक्स के रिकॉर्ड में बता देने से आपका क्राइम नहीं धुल जाता। अगर आपने एक चीज वेल्थ टैक्स में या वेल्थ स्टेटमेंट में या टैक्स रिटर्न में फाइल कर दी तो आपको किसी ने उस टाइम पूछा थोड़ी था फाइल करते हुए कि पैसा कहां से आया, आपने फाइल कर दी। शायद अगर मैं गलत नहीं, माजरत अगर मैं गलत हूं, पहले से माजरत चाहता हूं, मेरे ख्याल में तो एफबीआर जो 5 साल से पीछे जाके टैक्स रिटर्न नहीं खोल सकता। इसका ये लोग फायदा लेते हैं। हुकूमत शुरू होती है, फॉरेन टैक्स रिटर्न्स में बड़ी अमाउंट डाल देते हैं, अपने 5 सालों में एफबीआर वापस नहीं जा सकती, उसके बाद 5 साल के बाद हुकूमत खत्म होती, को पिछला रिकॉर्ड देख नहीं सकता। तो इस फैसले के मंदरजात में यह भी है कि नैब जो है, जो प्रोसिक्यूटर ने वहां पे दलाइल दिए कि नैब आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। अब अगर मैं कल अपनी टैक्स रिटर्न में कह दूं मेरे पास 4 अरब हैं, तो क्या वो 4 अरब जायज हो गए क्योंकि मैंने टैक्स रिटर्न में फाइल कर दिए? नहीं, मुझे वो बताने पड़ेंगे वो कहां से आए हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि ये कंप्लीट फ्रॉड था, ये मियां बीवी बच्चों समेत एक डाका था। और अब जो घर में बैठी मेरी माएं बहनें दूसरे लोग हैं, वो एक बात सोच रहे होंगे कि ये तो हम मुद्दत से सुनते आए हैं, आसिफ जरदारी का केस, नवाज शरीफ का केस, दूसरों का, तो फिर ये शहबाज शरीफ के केस पे इतना रौला क्यों डाला हुआ है? इस बार फर्क है। उस जमाने में जो एविडेंस होती थी वो हेयर से होती थी, को बंदा बोलता था कि जी मेरे सामने करप्शन की है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी एविडेंस पेपर पे आई है।
ये जो मैंने आपको गिनवाई हैं, किसी के अकाउंट में 126 जाली टीटीज, ये बोल रही हैं, चीख रही हैं वो पेपर ट्रेल सारी जो है। तो शहबाज शरीफ साहब का बचना या छूटना हम बार बार इसलिए मुश्किल कहते हैं कि पेपर ट्रेल में एविडेंस मौजूद है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल अदालतें जो फैसला करेंगी हमें मनोअन कबूल होगा, मीन कि हम एहतराम करेंगे और आगे उन फैसलों पे जो लीगल फोरम होंगे हम उन्हें उस पे भी जाएंगे, जो पॉलिटिकल फोरम होंगे उन पे भी जाएंगे। लेकिन नून लीग से ये गुजारिश है कि ये इस चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश बराए मेहरबानी किसी सूरत ना की जाए। और आखिरी बात जो मैं करूंगा कि ये लूटमार इसलिए आपस में आप कई दफा देखते होंगे कि मरियम बीबी और शहबाज फैमिली में एक रिफ्ट है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 90s के शुरू में नवाज शरीफ फैमिली ने लूटा था, तो शहबाज शरीफ और बच्चों को बड़ा गुस्सा था, गरीब रह गए थे ना, आपके सामने 1.5 करोड़ के असासे थे। फिर इस दफा मुआहदा इनका यह हुआ था कि 2008 से 18 में इन्होंने लूटना है। इसलिए अगर आप देखें तो मरियम साहबा पे या नवाज शरीफ पे इस तरह की पेपर ट्रेल आई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इन्होंने अन्नी डाली हुई थी। तो यह जी इन्होंने अन्नी पाई सी, ये दोवां घरां ने वंड के पाई सी। पर अब नवाज शरीफ साहब को इतराज यह है कि मैं तो थोड़ी अन्नी पाण दा क्या सी, खाता है तो लगाता भी है, तुसी तो खाता है तो खाता भी है कर देता है, खाता ही खोल देते ने। तो ये है इन दोनों टब्बरों की असल रिफ्ट का। अब ये बेल जो है आगे इसका क्या प्रोसेस होगा, या इस बेल की जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको मैं मेरे साथ एडवोकेट अली हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आपके सामने रखें। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये जो ऑर्डर आया बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और इसके अंदर 2 ऑनरेबल हमारे जजेस, क्योंकि डिवीजन बेंच था जो डीबी थी जो ये सुन रही थी बेल इनकी। दिस इज़ बेसिकली रिट पिटीशन, और ये रेफरेंस फाइल हुआ था अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, उसका नंबर जो रेफरेंस था 22/2020 था। इसके अंदर इन्होंने बेल अप्लाई की। शहजाद भाई ने बड़े प्यार, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। जो इन्होंने उसमें ग्राउंड्स लिए थे, उसके अंदर इन्होंने ग्राउंड्स जो अपने बेटे के लिए थे उसके हवाले से जो उसकी पिटीशन में था, दैन लेटर ऑन जो उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से लिया, वो सारे 1 बाय 1 डॉक्टर साहब ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए। जो उसका लीगल एम्बिग्यूटी है, बेसिकली इसको कहेंगे कि थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड भी है इसमें, क्योंकि 2 तरह के क्राइम्स आते हैं ऑर्डनरी, आपने देखा होगा, एक ऑर्डनरी क्राइम होता है और एक वाइट कॉलर क्राइम होता है। ये क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है जिसके सारा के सारा रेफरेंस फाइल हुआ और आगे चले इसके ऊपर। अब 2 ऑनरेबल जस्टिस का एक डिसीजन के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया जजमेंट में। एक ने कहा बेल ग्रांट किया, दूसरे ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए उन्होंने इस मैटर को रेफ़र कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ। वो आगे एक रेफरी जज आएंगे जो इसके ऊपर प्रॉपरली अपना डिसीजन देंगे, जो हतमी डिसीजन होगा, और जिसको ऑब्वियसली शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको ये हम एज अ गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपरली जो भी जुडिशरी ऑर्डर आएगा उसको मनोमान तस्लीम करते हैं जी। तो अब स्टेटस इसका ये है कि दिस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिकॉज के 1 ऑनरेबल जस्टिस साहब ने इसको रिफ्यूज़ किया, 1 ऑनरेबल जस्टिस साहब ने विद द डिटेल ऑर्डर उन्होंने इसको डोगर साहब ने बेल जी ग्रांट किया और असद साहब ने जो है इसको रिफ्यूज़ किया। सो द मैटर सब जुडिस, और इसके ऊपर रेफरी जज आएगा, और रेफरी जज का जो ओपिनियन होगा वो डेफिनेटली इसके ऊपर हतमी ओपिनियन होगा, उसके ऊपर बेल ऑर्डर होगा। थैंक यू। और आखिरी बात मैं ये कर दूं कि हमारे लिए डोगर साहब भी उतने ही काबिल, नून वाला शेवा नहीं है हमारा, डोगर साहब भी उतने ही काबिल एहतराम है, और ये लीगल फ्रेटर्निटी ने फैसला करना है, और आला अदालतों ने और उनके ऊपर जो आला अदालतें उन्होंने, हमारे लिए डोगर साहब और असजद साहब, गराल साहब जो हैं, दोनों बहुत ही काबिल एहतराम हैं। उनके फैसले भी हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, और जैसा आपकी खिदमत में बताया कि ये सब जुडिस है, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की एहतराम करते हुए कभी किसी फैसले पे असरअंदाज होने की ना कोशिश कर सकते हैं ना सोचते हैं। साहब आज आप भी बहुत सारे अदालत शुमार लेके आए और इसको वो फ्रॉड करार दिया। इससे पहले शहजाद अकबर साहब भी बहुत सारी प्रेस का चुके हैं और वो भी बहुत सारे, लेकिन देखने में आया कि हुकूमत बार बार करप्शन की बात करती है, केसेस की बात करती है, लेकिन जब वो केसेस आगे अदालतों में जाते हैं तो पता चलता है कि जी फलाने की भी जमानत हो गई, फलाने की भी जमानत हो गई। तो ये कहाँ खराबी कहाँ पे है? ये केस कमजोर दायर होते हैं या कोई एविडेंस का मसला होता है? ये जरा बता दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। अब ये पिछले दिनों, मैं तो वकील नहीं हूँ, जो अली साहब जैसे सीनियर वकील हैं और शहजाद अकबर साहब जैसे सीनियर वकील हैं और दूसरे वकला, वो बेहतर इनका फैसला। मैं अभी शहजाद अकबर साहब को सुन रहा था और मैं अपने एक्सपीरियंस से एग्री कर रहा था।
वेस्ट में बेल बहुत जल्दी होती है, हमारे बेल बहुत देर में होती है, लेकिन वहाँ सजाएं ज़्यादा होती हैं। तो बेल होने कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। बेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्विटल होगी। बेल तो आपको एक टेम्परेरी रिलीफ, जितनी मेरी समझ है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और वो बहुत सारी डिस्क्रिशन है कोर्ट की, उनका हक है, उनका हमें एहतराम करना पड़ना है, आइन उन्हें ये हक देता है। तो हमारे यहाँ ये जो एक गलत फहमी है कि यहाँ पर इक्वेटल हो जाता है, तो अगर आप माजी भी देखें तो इनका किसी का इक्वेटल नहीं हुआ, एनआरओ हुए। जब ये बचे एनआरओ से बचे, इक्वेटल नहीं इनको मिले, ये ऐसे ही टेम्परेरी जिगजैग करते हैं, जैसे बाहर आके अभी ये बड़ी बढ़के मारेंगे, यहाँ हमने ये कर दिया। असल में क्या है, अंदर कह रहे हैं बीमार हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अंदर लम्बे पे हुए ने, अंदर का मतलब है जो इनकी पिटीशन है उसमें लम्बे पे हुए ने। बाहर आके ये कहेंगे, ओ हमारी एक बहन है मरियम औरंगजेब, जो बगैर किसी वक्फे के एक ही बखे के ऊपर टका के झूठ बोलती हैं, माशाल्लाह बहुत महारत है, वो बाहर आके सब झूठ साबित हो गया। देखें अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया, एहतराम के साथ ये कर दिया। तो ये तो इसमें सर्टिफाइड हैं ये लोग झूठ बोलने में और हकायक को ट्विस्ट करने में। बेल का मकसद सिर्फ पूरी दुनिया में एक टेम्परेरी रिलीफ है, और जो एक शक का फायदा दिया जाता है कि अगर ये इस बंदे ने बाद में इक्वेटल हो जाना है तो इसको कोई सजा ना मिल जाए। केस तो चलना है, जिस दिन इनकी इक्वेटल हो उस दिन ये सवाल पूछिए। तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री में इक्वेटल नहीं होती, कोई पागल खाने से सर्टिफिकेट ले आता है जी मैं पागल था, कोई और सर्टिफिकेट ले आता है, इसी तरह बच देने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। इक्वेटल नहीं इनका होता, क्योंकि जो इनके करतूत आपके सामने रखे हैं अभी, उसमें इक्वेटल कैसे होगा इनका। जी जी अच्छा जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और यही सवाल इससे भी रेलिवेंट है सियासी तौर पे। जब हम सोचते हैं, मैंने जैसे कहा अदालतों ने फैसले करने, वो तो काबिल एहतराम है। सियासी तौर पर हम ये सोचते हैं कि पहले एक ने ऐसे तरीके नाल मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल ली और फिर वो खिसक गए, ना कभी उन्होंने कोई गोली खाई, ना कैप्सूल खाया, ना टीका लगवाया। अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, हमारी दुआ है। लेकिन आपके सामने उन्होंने पिज्जे जरूर खाए, उन्होंने लजानिया जरूर खाया, खाबे जरूर अड़ाए, लंदन में सैरें जरूर की। ये भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ। तो ये उसी से मिलता जुलता केस है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आवाम सारी अवेयर हो गई, मीडिया हो गया, ये चक्कर अब चलने नहीं वाला। जी जी जावेद भाई, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आप अदालती फैसलों पर एतमाद करते हैं, उन पर अमलनामा भी मनवान करना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अदालतें अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो हम सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। तो वो किस किस्म का गिला अदालतों से कर रहे होते हैं, उनकी क्या वजूहत? देखिए ये तो गिला नहीं होता, ये तो आपने ज़िंदगी में अपने वालिद साहब को भी कहा होगा जावेद भाई कि अब्बा जी मुझे सपोर्ट करें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये तो आप अपनों से, अपने भाइयों से, अपने किसी और से कहते हैं, अपने बॉस से भी कहते होंगे, आप जाके अपने कुलीग से भी कहते होंगे यार आपकी इसमें सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट मांगना तो कोई गलत बात नहीं होती। सपोर्ट का मतलब होता है कि हमने एक पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना है। उसमें नेचुरली जो हमारी अदलिया है वो एक बहुत अहम तरीन पिलर है स्टेट का। तो जब तक हम सारे इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, तो काम आगे नहीं चल सकता। गिला बिल्कुल भी नहीं, ये तो अपने घर के अंदर की बात है। मीन पाकिस्तान हमारा सबका घर है, हमें पुलिस से भी सपोर्ट चाहिए, हमें आवाम से भी, हमें मीडिया से भी। तो अब आपसे गिला थोड़ी करते हैं जब आपकी सपोर्ट मांगते हैं, स्पेशली जब डॉन से मांगते हैं तो डॉन से गिला थोड़ी करते हैं हम। तो सिर्फ अब एक अच्छा अखबार है तो हम डॉन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सपोर्ट भी चाहिए हमें, स्पेशली जब कई दफ़ा आपका दिल माइल हो जाता है इवन तशद्दुद अमेज़ तंजीमों के लिए भी, तो हमें थोड़ी सी हैरानी होती है। वैसा ही काम होता है जैसे शहबाज शरीफ का और क्लेम है एक मुकदमे में, और हमजा शहबाज का और है। तो ये सपोर्ट मांगते हैं जावेद भाई, और कुछ नहीं मांगते। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जो अदालती फैसला है वो अनाउंस जजेस ने नहीं किया था, नायब कासिद ने। जी ये लिखा हुआ। नायब कासिद किस लिए, किस तरह? इस पे मैं नहीं कह सकता, ये वकील साहब इस पे बात करें। दूसरा सवाल ये है कि नॉन लीग को पहले से ये कंसर्न है कि ये जो कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं 70 से ऊपर वाले बाबे हैं, वो नॉन लीग का वोट बैंक कम हो रहा है, तो आप शहबाज शरीफ को मार के और कम क्यों करना चाह रहे हैं जेल में?
अच्छा, ये जो पहली बात है वो वकील साहब आंसर करेंगे, मैं करने दूंगा। मैं आखिरी बात कहता हूं कि नून लीग के जो वोटर हैं वो अगर कहते हैं 70 से ऊपर हैं, तो मैं तो 70 से ऊपर जितने बुजुर्गों को जानता हूं पीटीआई के वोटर हैं। लेकिन अगर वो नून के भी हों तो अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। वैक्सीन बल्कि उनको सबसे पहले लगनी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक में हैं। मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है मेरा कि फौरी तौर पर अपने बुजुर्गों को वैक्सीन लगाएं। ये जो नून लीग वालों का प्रोपेगेंडा है, आपने जैसे सवाल किया और बताया कि नून लीग वाले ये समझते हैं, तो आपके बकौल मुझे पता चला तो ये नून लीग का प्रोपेगेंडा है कि ये बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने के लिए वैक्सीन नून लीग वाले बाज आ जाएं, बाकी प्रोपेगेंडे करें। अपने सारे ने 60 साल आने लगवा ली है और लोगों को नहीं लगवाने देते। अपने इनके सारे लीडरान ने पूछे इनसे लगवाई है कि नहीं, और इसमें भी आवाम को महरूम रखने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने प्रोपेगेंडे से बाज आ जाए। ये मैं इनसे एहतराम से रिक्वेस्ट करता हूँ। ये नायब कासत वाली बात जो है ये आप कह सकते हैं, मैं तो मेरे पर जलते हैं क्योंकि मेरा तो हर सूरत एहतराम है और मैं वकील नहीं, मुझे पता नहीं मेरी लाइन कहाँ है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं। आप बेहतर समझिए। सही जी, कोई और सवाल? जी सियासी मामलात पर आपकी ज़्यादा गहरी नज़र है, आपने कहा वकील तो नहीं है, जी मौविन है, सपोर्ट फराहम करते हैं सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म साहब को। जी तो क्या जहांगीर तरीन साहब वाला मामला बहुत हम देख रहे हैं आजकल गर्दिश में है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई क्या उनकी सपोर्ट जो है वो जा रही है इमरान खान साहब के साथ से, तो इस पर क्या कहिएगा? शहबाज शरीफ की ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अवाम के सामने आए हैं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, जबकि नून लीग के तर्जुमान ने अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार किया और झूठ बोला। शरीफ ख़ानदान की करप्शन और असासों की फहरिस्त तवील है। कोरोना वायरस पर बात करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि तमाम बुजुर्गों और उम्र रसीदा अफराद को कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना